हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारा आखिरी पार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर का। आज इस चैप्टर को हम कर देंगे समाप्त। हेनरी फ्योल जी के सारे प्रिंसिपल्स कर ली हैं, टेलर जी के लास्ट आज हमने करने हैं, वो भी हम करके समाप्त कर देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इन डेप्थ में समझा रही हूँ। कीवर्ड्स भी बताऊंगी, एक्रोनिम्स भी बताऊंगी, वन शॉट भी लाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाऊंगी। मेरे खुद 100% आए हैं, तुम्हारे भी मैं लेकर आऊंगी। हम खुद एसआरसीसी वाले दीदी भैया है, तो तुम्हारे लिए भी ये दीदी भैया यहाँ पर अकाउंट्स, इको, बिजनेस, हर चीज का जुगाड़ करके देंगे ताकि तुम भी हमारी तरह एसआरसीसी पहुंच सको। बस तुम्हें शुरू से हमारे साथ जुड़ना है, साल की शुरुआत से, एंड अपने नाम की अटेंडेंस हर बार लगातार लगाते जाना है। तुम्हें भी एक धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि भैया हाँ, अगर ये दीदी भैया एसआर जा सकते हैं ना, सो तुम भी हमारे साथ जा सकते हो। फिर हम वहीं पे आके तुम्हारे को मिलेंगे, वहीं पे आके तुम्हारी सेलिब्रेशन करेंगे अच्छे अच्छे मार्क्स की। बस तुम्हें शुरू से अपनी अटेंडेंस लगाते जाना है, पढ़ते जाना है, शांति से अपनी पढ़ाई करते जाना है। वो बोलते हैं ना कि शांति में अपनी मेहनत करते रहो, और फिर जब तुम्हारा सक्सेस होगा फिर वो शोर मचाएगा। तो शांति से शुरू से पढ़ते जाओ, अपने नाम की मोहर छोड़ते जाओ, कमेंट सेक्शन में हर एक वीडियो के नीचे अटेंडेंस लगाते जाओ। भगवान भी देखेगा यार तुम्हारी अटेंडेंस, तुम्हारी मेहनत, और भगवान भी तुम्हारा साथ जरूर देगा। ठीक है, सो चलो हर जगह जाके फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स तुम्हें मिल जाएंगे। एंड आ जाओ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हमें टेक्निक्स पढ़नी है जो हमें एफडब्ल्यू टेलर जी ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर दी थी। अभी तक हमने हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, हमने एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। आज सिर्फ एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक्स करनी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। मैंने आपको बताया था ये सारी की सारी टेक्निक्स हमारे आने वाली हैं। फंक्शनल फोमेनशिप, डिफरेंशियल वेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, एंड 4 तरीके की हमारी वर्क स्टडी। ये चारों को हमने इन सभी को हमने स्टडी करना है। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन, तो इससे शुरू करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन नाम से समझ आता है कि हमें स्टैंडर्ड बनाना है किसी चीज का। तो स्टैंडर्डाइजेशन का सिंपल मतलब है कि भैया हमें हमारे स्टैंडर्ड सेट करने हैं, और जो भी चीज हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती ना, हमें उसको रिजेक्ट कर देना है। सिंपल बात है। कहते हैं ना कि भैया हमारी लड़कियां हैं, हमें लड़कियों को स्टैंडर्ड हाई रखने हैं अपने, ऐसे नहीं कि किसी को भी हाँ कर दिया है ना, लड़कियों को स्टैंडर्ड हाई रखने हैं अपने। वैसे ही हमारी कंपनी को भी अपने स्टैंडर्ड हाई रखने हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट बन के आया उसको बाजार में बेच दिया, नहीं, हमने अपने प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड रखना है, हमने अपने रॉ मटेरियल का एक स्टैंडर्ड रखना है। जो भी चीज उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगी उसको तुम सीधा रिजेक्ट कर दो, उसको बाजार में बेचा नहीं जाएगा, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे क्या होगा, कंपनी की इमेज खराब नहीं होगी, हमारी वेस्टेज कम होगी, हमें जो है अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट से डील नहीं करना पड़ेगा। एक सही सेट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट हमेशा हम बना पाएंगे। ठीक है, तो कहता है, मेरे साथ रीड आउट करो, दिस इज अ टेक्निक इन विच द कंपनी इस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड सच एज द प्रोडक्ट डायमेंशन, साइज, क्वालिटी, एंड देन प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टैंडर्ड। सिर्फ उस स्टैंडर्ड के ही प्रोडक्ट बनेंगे, सेम क्वालिटी, सेम साइज, सेम डायमेंशन। ठीक ठीक है, इससे होगा क्या, हमारे एक्सीलेंट स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे। हमें पता है कि ऐरा गैरा कुछ भी हम नहीं बेच रहे हैं, हम बेस्ट क्वालिटी की चीज बेच रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी इन मटेरियल, रॉ मटेरियल की क्वालिटी बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, अपनी मशीन की परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड भी हम स्टैब्लिश कर सकते हैं कि भैया अगर कोई इंसान इतना काम नहीं कर रहा, हम उसे नौकरी पे नहीं रखेंगे। अगर कोई मशीन इतना प्रोडक्शन नहीं कर रही, हम वो मशीन नहीं खरीदेंगे। ठीक है ना, तो खरीदते वक्त तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए स्टैंडर्ड के बेस पे परचेज करना। तो रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमें अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें नहीं रखनी पड़ेंगी, एक सेम स्टैंडर्डाइज्ड चीजें हमें रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका सिमिलर ही चीज है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन भी कहता है कि तुम्हें ना ऐसा नहीं कि भैया 10 प्रकार की चीजें रखो, 10 प्रकार की चीजें मत रखो, सेम टाइप ऑफ चीजें रखो, सिंप्लीफाई करो अपने प्रोसेस को। मान लो मेरे पास 10 अलग अलग टाइप्स ऑफ कार्स मैं प्रोड्यूस करती हूँ, 10 अलग अलग टाइप्स ऑफ गाड़ियां मैं प्रोड्यूस करती हूँ। ठीक है, पर अब मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि मैं हर गाड़ी का जो स्पेयर पार्ट है, जो नट्स हैं, जो बोल्ट्स हैं, वो अलग अलग बनाऊं। उससे क्या होगा, 10 टाइप ऑफ गाड़ियों के 10 टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स मुझे इकट्ठे रखने पड़ेंगे, इन्वेंट्री में रखने पड़ेंगे। कस्टमर भी परेशान है, मैं भी परेशान हूं, इन्वेंट्री वाला भी परेशान है, इतना रॉ मटेरियल है, इतना इन्वेस्टमेंट है।
दूसरा तरीका क्या है, गाड़ियाँ ऊपर-ऊपर से तो बदल दो, सबका पेंट अलग कर दो, साइज़ छोटा-बड़ा कर दो, पर उसके अंदर जो नट, बोल्ट जो भी स्पेयर पार्ट होंगे वो सबके सेम होंगे। उससे क्या होगा? कस्टमर को नहीं पता चल रहा है ना कि अंदर क्या स्पेयर पार्ट है, कस्टमर तो ऊपर से देख रहा है, पर तुमने अंदर से सबके स्पेयर पार्ट तो सेम ही डाले हैं, तो तुम्हारे लिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट बहुत आसान। एक ही टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट है, कोई भी गाड़ी में उठा के लगा दो। हज़ारों रॉ मटेरियल के हज़ारों प्रोडक्ट इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेंटरी कम, मैनेजमेंट आसान। तो सिंप्लीफाई करो भैया, सिंप्लीफाई करो। अननेसेसरी वैरायटी मत लेके आओ, अननेसेसरी साइज, डायमेंशन मत लेके आओ, सेम तरीके की लेके आओ, सेम, है ना? इससे क्या होगा? लेबर कॉस्ट बचेगी, मशीन की, टूल्स की कॉस्ट बचेगी, ठीक है? इन्वेंटरी रिड्यूस होगी, ठीक है? इन्वेंटरी टर्नओवर ज़्यादा होगा, यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? आगे चलें। अगला है मेरा फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शन का मतलब क्या होता है? काम। फोरमैन का मतलब क्या होता है? लोअर लेवल का जो एम्प्लॉय है, लोअर लेवल का जो मैनेजर है, उसको फोरमैन बोलते हैं। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल, उसको फोरमैन बोलते हैं, ठीक है? तो फोरमैन यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट को उनके काम के बेसिस पे हमें डिवाइड करना है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को उनके वर्क, उनके फंक्शन के बेसिस पे हमें डिवाइड करना है। ये मतलब है फंक्शनल फोरमैनशिप का, ठीक है? तो हमें इसके अंदर क्या करना है? टोटल 8 अलग-अलग तरीके के लोअर लेवल मैनेजर बनाने हैं। 8 अलग-अलग तरीके के फोरमैन बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ काम। 8 लोग हैं, आठों अलग-अलग काम करेंगे। 4 लोग काम करेंगे प्लानिंग के डिपार्टमेंट में, 4 लोग काम करेंगे एग्जीक्यूशन के डिपार्टमेंट में, व्हिच इज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल्स ऑफ द शॉप। ठीक है जी? इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है जिससे स्पेशलाइजेशन आ रही है और परफॉर्मेंस भी इससे इंप्रूव होगी। 8 अलग-अलग क्या-क्या फोरमैन है? कौन है 8 अलग-अलग देखते हैं। 4 तो है हमारे प्लानिंग के डिपार्टमेंट में और 4 है हमारे एग्जीक्यूशन या मैं बोलूँ प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में। प्लानिंग वाले प्लानिंग का काम करेंगे, प्रोडक्शन वाले एग्जीक्यूशन वाले अपना उसका काम करेंगे, ठीक है? तो प्लानिंग ऑफिसर के अंदर क्या है? देयर आर 4 फोरमैन, इधर भी 4 हैं, ठीक है? उधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं। प्लानिंग में क्या-क्या आएगा? रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन एंड कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क, ठीक है? तुम्हें नाम से समझ आ रहा है, ये आपको आपका रूट बताएगा प्रोडक्शन का कि स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। प्रोडक्शन हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलती है। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी कर दिया। तुमने देखा है ना, प्रोडक्ट पहले इधर से आता है शू 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 करके पूरा घूम फिर के लास्ट में जाके प्रोडक्ट गिरता है ना कहीं पे, है ना? देखा है ना? तो वो जो पूरा रूट है कि कब प्रोडक्ट किधर से किधर को जाएगा, कहाँ से क्या होगा, जो तुम रील्स में देखते हो, वो पूरा रूट है उस प्रोडक्ट का, प्रोडक्शन का। जो कौन बताता है? रूट क्लर्क बताता है। टाइम क्लर्क टाइम के बारे में बताएगा कि कितना टाइम लग रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने में, कितना कॉस्ट लगेगा एक प्रोडक्ट को बनाने में, वो ये देख रहे हैं, ठीक है? डिसिप्लिनेरियन आपके क्या करेगा? सारे के सारे रूल्स बनाएगा, रूल्स बनाएगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या होना चाहिए, ये रूल बनाएगा, ठीक है? कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करेगा? ये आपको इंस्ट्रक्शन देगा, अलग-अलग काम कैसे करने हैं, उस चीज़ की इंस्ट्रक्शन ये आपको देगा, ये आपको उस चीज़ की इंस्ट्रक्शन देगा। अब इन्होंने तो प्लान बना दिया ऑन पेपर, इन्होंने तो प्लान बना दिया ऑन पेपर, है ना? इन्होंने स्टॉप वॉच की मदद से टाइम चेक किया, ठीक है ना? सबकी कॉस्ट को प्लस करके कॉस्ट को चेक किया, ठीक है? रूट पूरा, है ना? ऑन पेपर प्लान तो इन्होंने बना दिया, एग्जीक्यूट ये लोग करेंगे, एग्जीक्यूट ये लोग करेंगे। डिसिप्लिनेरियन ने सारे रूल्स बताए कि ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं। वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं? लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको रोकना। वो काम किसका है? एग्जीक्यूशन का काम किसका है? इंस्पेक्टर जी का। वो ये चेक करेगा कि भैया कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, क्वालिटी ऑफ वर्क सही है या नहीं, ठीक है? रिपेयर बॉस जब भी कहीं रिपेयर की जरूरत है तो ये रिपेयर करेगा। ये सारे टूल्स इकट्ठा अपने पास लेके घूमेगा, कहीं भी रिपेयर की जरूरत पड़ी, ये साथ के साथ रिपेयर करेगा, ठीक है? स्पीड बॉक्स चेक करेगा कि जो टाइम इसने बताया था, क्या उतने टाइम में काम हो रहा है? नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? कोई भी डिले है तो क्यों है और उस डिले को ठीक करेगा, ठीक है? गैंग बॉस क्या करेगा? ये ओवरऑल पूरी गैंग का बॉस है। ये ओवरऑल पूरी गैंग का बॉस है। ओवरऑल सारी मशीन, सारे मटेरियल, सारे टूल, ओवरऑल हर चीज को ध्यान में रखना, हर चीज को चलती हालत में रखना, हर चीज को ठीक रखना, वो गैंग बॉस का काम है। ओवरऑल पूरी गैंग का ख्याल रखना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना, सारे मशीन, मटीरियल, टूल सबको सही जगह पे रखना, वो इसका काम है। ठीक है जी? तो ये हमारे हैं 8 तरीके के फंक्शनल फोरमैन्स, 4 प्लानिंग में, 4 एग्जीक्यूशन में, प्रोडक्शन। ठीक है जी? ठीक है जी, ठीक है जी। सो देखो हमारा सबसे ऊपर होता है फैक्ट्री मैनेजर, उसके अंदर आते हैं प्रोडक्शन मैनेजर और प्लानिंग मैनेजर। प्रोडक्शन के अंदर भी कौन आते हैं? 4 लोग,
स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। प्लानिंग में कौन आते हैं? ये चारों, ठीक है ना? तो ये हो गए मेरे टॉप लेवल, ये हो गए टॉप लेवल, ये हो गए दोनों मिडल लेवल्स, ये हो गए दोनों मिडल लेवल्स, ये आठों के आठों क्या हो गए? लोअर लेवल्स। ये 8 के 8 क्या हो गए मेरे? लोअर लेवल्स, ठीक है ना? फंक्शनल फोरमैन, इसीलिए इनको आठों को क्या बोला है हमने? फोरमैन बोला है, ठीक है? और इन सभी आठों के अंदर कौन काम करेंगे? वर्कर्स। वर्कर इन सभी के नीचे काम करेंगे, इसीलिए यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, क्योंकि एक वर्कर वर्कर के ऊपर 8 लोग बता रहे हैं, 8 लोग इस वर्कर को ऑर्डर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं लगता। पर यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क बड़ा अच्छे से लगता है, हर काम को डिवाइड किया गया है, डिवीजन ऑफ वर्क बड़ा अच्छे से लगता है, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे नहीं लगता है। ये पूरा चार्ट है, आप देख सकते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एंड देन वर्कर्स। ओके, अगला मेरे पास आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब होता है कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा, इतना सा बात है, ठीक है? इसके अंदर बहुत सिंपल सी बात है, कहते हैं कि अगर आप एक दिन में 10 यूनिट बनाते हैं, मतलब 10 यूनिट का टारगेट है, तो अगर आप 10 यूनिट बनाते हैं एक दिन में, तो आपको पर यूनिट में 1 रुपए दूंगी, पर यूनिट में 1 रुपए दूंगी, ठीक है? 1 रुपए तो चलो बहुत कम हो गया, 100 रुपए दूंगी, एक पर यूनिट मैं 100 रुपए दूंगी। तो अगर तुमने 10 यूनिट बनाए, तुम्हारे 1000 रुपए होंगे, ठीक है? अगर तुमने 10 से कम बनाए, अगर तुमने लेस देन 10 बनाए, तो भी मैं तुम्हें पर यूनिट 100 रुपए ही दूंगी। मतलब लेट्स से अगर तुमने 9 यूनिट बनाए, तो भी तुम्हें पर यूनिट 100 रुपए मिलेंगे, तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 900 रुपए हो जाएंगे, तुम्हारे 900 रुपए हो जाएंगे। पर अगर तुमने 10 से ज्यादा यूनिट बनाए, अगर तुमने 10 से ज्यादा यूनिट बनाए, लेट्स से तुमने बनाए 12 यूनिट, लेट्स से तुमने बनाए 12 यूनिट, तो उस केस में मैं तुम्हारी पेमेंट कर दूंगी डबल, उस केस में मैं तुम्हारी पेमेंट कर दूंगी डबल पर यूनिट। ऐसा नहीं कि जो एक्स्ट्रा 2 हैं सिर्फ उनकी ज्यादा पेमेंट मिलेगी, नहीं, पूरे के पूरे 12 की, पूरे के पूरे 12 की मैं तुम्हारी पेमेंट कर दूंगी डबल, सारे के सारे 12 पर यूनिट तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे। सो अब तुम्हें मिलेंगे 2400 रुपए। सो सिर्फ 2 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे तुम्हें कितना मिला? 1400 रुपए एक्स्ट्रा मिला, सिर्फ 2 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे। सिर्फ 2 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे तुम्हें 1400 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। तो इससे एम्प्लॉय को क्या होगा? इससे एम्प्लॉय को मोटिवेशन होगा कि मुझे ज्यादा काम करना है, ठीक है? कि अगर तुमने कम बनाया तो पर यूनिट ही कम मिलेगा, अगर ज्यादा बनाया तो सारे के सारे यूनिट्स का ज्यादा पेमेंट मिलेगा, तो ओवरऑल पेमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए जो एम्प्लॉइज हैं वो एफिशिएंट मतलब टाइम, है ना, कम टाइम में ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉइज, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। इसकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्शन करता है ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, तो क्वांटिटी तो ज्यादा हो जाती है, पर ज्यादा क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी इसके केस में जो है हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसमें जो कंपनी चाहती है वो बस इतना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बनाई जाए, क्वालिटी पे उनका फोकस नहीं होता है, क्वालिटी पे फोकस नहीं होता है। और इस माध्यम से, इस तरीके से जो हमारे इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं और जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं, उनमें हम एक बंटवारा कर देते हैं। जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होता है ज्यादा काम करने को, ठीक है? चलो पढ़ लेते हैं अब जल्दी से, रीड करोगे आप लोग भी मेरे साथ। एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड मोर एट अ हायर रेट व्हेन प्रोडक्शन राइजेस अबव द स्टैंडर्ड, ठीक है? लेस एफिशिएंट वर्कर्स आर टू बी पेड लेस व्हेन द प्रोडक्शन फॉल्स बिलो द स्टैंडर्ड। अगर उससे कम है, अगर 10 रुपए से अगर 10 यूनिट से कम है तो कम पैसा, उससे ज्यादा है तो ज्यादा पैसा। ओके जी, इससे क्या होगा? एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होता है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क फिक्स होता है। लोअर रेट्स उसको मिलेंगे जिसने कम किया। मिनिमम वेज इसमें कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है? चलो अगली मेरे पास आती है स्टडीज। 4 तरीके की हम वर्क स्टडी पढ़ेंगे, टाइम, मेथड, मोशन और फटीग। 4 तरीके की स्टडीज हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है? ये वर्क स्टडी क्यों कर रहे हैं? इससे हमें पता चलता है कि कौन सा बेस्ट तरीका है काम करने का, कितना टाइम लगेगा काम करने में, वेस्टेज रिड्यूस करने में, वेज रेट कैलकुलेट करने में और वर्कर की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने में। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको बोला कि एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होता है। अच्छा ये मुझे कैसे पता कि एक दिन में 10 यूनिट बनाए जा सकते हैं? ये मुझे कैसे पता कि एक दिन में 12 यूनिट बनाए जा सकते हैं? मान लो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो कि एक दिन में 12 यूनिट बन ही नहीं सकते, क्योंकि मशीनें ही बहुत धीरे-धीरे काम करती हैं। मान लो इतना बड़ा टास्क है कि एक दिन में 12 यूनिट बन ही नहीं सकते। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि एक दिन में कितने यूनिट बनते हैं? 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं? ये कैसे पता चलेगा?
तो ये पता करने के लिए पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी? टाइम स्टडी। ये पता करने के लिए मुझे टाइम स्टडी करनी पड़ेगी और उसके बेस पे फिर मैं वेज रेट कैलकुलेट कर सकती हूँ। उसके बेस पे फिर मैं वेज रेट कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है? कि जैसे हमारी अगर मैं टाइम स्टडी की बात करूँ पहले, तो टाइम स्टडी में मैं ये देखती हूँ कि एक वर्कर को कितना टाइम लगेगा एक काम करने में, 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम मेरे वर्कर को लगेगा। उसके बेस पे फिर मैं डिसाइड करूँगी ना कि 10 यूनिट पे इतना पैसा, 12 पे इतना पैसा, उसके बेस पे तो डिसाइड करूँगी, ठीक है ना? तो फिर मैं डिसाइड कर सकती हूँ कितने लोग मुझे रखने हैं। कॉस्ट ऑफ लेबर कितना होगा, है ना? उनको इंसेंटिव कितना देना है, उससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, उनको टाइम अवेयरनेस देने के लिए। और कैसे टाइम मैं कैलकुलेट करूँगी? स्टॉप वॉच की मदद से। स्टॉप वॉच लेके बैठूँगी कि एम्प्लॉयी ने काम इतने बजे शुरू किया, इतने बजे खत्म किया, इतने बजे एक प्रोडक्ट बना, इतने बजे दूसरा प्रोडक्ट बना। स्टॉप वॉच के बेस पे 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता मैं पूरा नोट डाउन करूँगी। नोट डाउन करने के बाद फिर मैं देखूँगी कितने लोग रखने हैं, कितना कॉस्ट, कितना पैसा, कितना टाइम, ठीक है ना? ठीक है ना? तो टाइम स्टडी मुझे इस सब में मदद करता है। ऐसे ही मेरा दूसरा क्या होता है? मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मुझे ये बताता है कि मेरा एक एम्प्लॉयी 1 दिन में कितना काम करेगा। मतलब सॉरी, मेरा एक एम्प्लॉयी जो है जब वो काम कर रहा है, वो कितने मोशन कर रहा है। जैसे कि अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, सो मेरा खड़े रहना ज़रूरी है, मेरा कई बार यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, मेरा इस बोर्ड के साथ इंटरैक्ट करना ज़रूरी है, यहाँ पे हाइलाइट करना ज़रूरी है। आई हैव टू डू सर्टेन काइंड ऑफ मोशन वर अदरवाइज़ तुम तो घर पे बैठे हो, तुम्हें कोई मोशन नहीं करना, तुम्हें कोई मूवमेंट नहीं करनी। ऐसे ही जो लेबर है, लेबर को कभी ऊपर जाना है, कभी नीचे जाना है, कभी बैठना है, कभी खड़े होना है, कभी भागना है, कभी पैदल जाना है ना? कभी कुछ उठाना है, रखना है, ठीक है? अगर तुम देखो ईंटें ईंटें लगा के जो एक दीवार बनाई जाती है, वो पहले ईंटों को उठा के लाते हैं, रखते हैं, सीमेंट भरते हैं, फिर उसपे ईंटें चिनते हैं, है ना? तो मल्टीपल मोशंस होते हैं, मल्टीपल मूवमेंट्स होती हैं। तो टेलर जी बोलते हैं कि तुम्हें एक-एक मूवमेंट को ट्रैक करो, एक-एक मूवमेंट को ट्रैक करो कि पहले वो उठा, फिर वो चला, फिर उसने नीचे झुका, नीचे झुक के उसने ईंटें उठाई, फिर सिर पे ईंटें रखी, फिर वो ईंटों को लेकर गया, फिर उसने सीमेंट लगाया, ये किया। सारे मोशंस को, एक-एक मूवमेंट को तुम ट्रैक करो और फिर देखो इसमें से कौन-सी ऐसी मूवमेंट है जिसको तुम हटा सकते हो कि ये नहीं करना। जब मूवमेंट कम हो जाएगी तो टाइम भी कम लगेगा। एम्प्लॉयी की जो उसकी मेहनत है वो कम लगेगी तो एम्प्लॉयी थकेगा भी नहीं और कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेगा, ठीक है? तो कहते हैं मेरे साथ अब पढ़ो मेरे साथ। इट रेफर्स टू द स्टडीइंग ऑफ अ मूवमेंट जैसे कि लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन व्हिच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ जॉब। Unnecessary movements are eliminated so that it takes less time to complete the job efficiently. ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन से मोशंस प्रोडक्टिव है, कौन से अनप्रोडक्टिव है कि कौन सा मोशन मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ, वो इससे फाउंड आउट कर सकते हो। जो भी अननेसेसरी मोशन होंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा ताकि काम एफिशिएंटली हो सके। और स्टॉप वॉच से अलग-अलग सिंबल, कलर वगैरह से तुम ये भी कर सकते हो, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगला है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी सिंपल है। कहता है कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। जैसे अब पढ़ाने के भी नए-नए तरीके आ रहे हैं। बोर्ड से पढ़ा रहे हो, कोई कॉपी पेन से पढ़ा रहा है, बैठ के, है ना? बैठ के भी काफ़ी वीडियोज़ आती हैं, ठीक है? काफ़ी लोग बैठ के पढ़ाते हैं, काफ़ी लोग खड़े होके बोर्ड से पढ़ाते हैं, काफ़ी लोग ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन हैं, अलग-अलग तरीके हैं पढ़ाने के। बहुत सारे अलग-अलग मेथड्स हैं पढ़ाने के, ठीक है ना? सो अब पढ़ाने के भी अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, पर उसमें से शायद कोई एक बेस्ट तरीका होगा, जिससे बच्चे को सबसे बेस्ट तरीके में समझ आए। मैं वन शॉट में पढ़ाऊँ, तेज़ पढ़ाऊँ, धीरे पढ़ाऊँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कराऊँ? एक बेस्ट तरीका होगा जिससे बच्चे को सबसे ज़्यादा मदद हो। तो कहता है कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके होंगे, पर उसमें से एक बेस्ट मेथड होगा जिससे सबसे कम टाइम में, कम कॉस्ट में सबसे बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं। और हमें साइंटिफिक स्टडी करके उसी बेस्ट मेथड को निकालना पड़ेगा। हमें साइंटिफिक स्टडी करके सारे मेथड्स को एनालाइज करो, सबको कंपेयर करो, सबके रिजल्ट देखो और फिर एक बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करो और उसी बेस्ट मेथड से फिर काम करो, ठीक है? सो मेथड स्टडी के अंदर हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे और फाइंड आउट करेंगे सबसे बेस्ट तरीका क्या है किसी भी काम को करने का, ठीक है? और इससे क्या होगा? काम स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारे टाइम कम हो जाएगा, सैटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर भी होगा, क्वालिटी भी होगी, सारा कुछ होगा, ठीक है? हम प्रोसेस चार्ट बना सकते हैं, ऑपरेशन रिसर्च कर सकते हैं, ये सब काम हम कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट मेरे पास इसमें आता है फटीग स्टडी।
लास्ट मेरे पास इसमें आता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब क्या है, तुम्हें ये चेक करना है कि एम्प्लॉय कितने टाइम में थक जाता है। जैसे अब मैं बोलूँ बच्चा सुबह उठ के बैठ और पूरा दिन 10 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ता रहे। उस तरीके से शायद तुम पढ़ते रहो, मेरे डर से शायद तुम उठो ही ना, शायद तुम खाना भी ना खाओ मेरे डर से। पर क्या तुम्हारे दिमाग में जाएगा वो सब कुछ? क्या तुम्हारे दिमाग में जाएगा वो सब कुछ? क्या तुम्हें याद रहेगा? क्या तुम एफिशिएंटली पढ़ पाओगे? नहीं। इसीलिए जैसे तुम लोग भी करते हो कि 2 घंटा पढ़ा, 15 मिनट का ब्रेक, 2 घंटा पढ़ा, 15 मिनट का ब्रेक, आधे घंटे का ब्रेक, ठीक है? बीच में सोते भी हो, खाते भी हो, उठते भी हो, चलते भी हो। तो एम्प्लॉयी को भी 2 घंटा, 3 घंटा काम करने के बाद ब्रेक चाहिए होता है। तो कहता है तुम ये स्टडी करो कि कितने टाइम के बाद तुम्हें रेस्ट इंटरवल देना है और कितनी देर का देना है, दिन में कितनी बार देना है। तुम एम्प्लॉय की थकान, उसकी फटीग को स्टडी करो और ये देखो कि वो कब फिजिकली मेंटली टायर होता है, कब उसको रेस्ट चाहिए होती है। इससे जो एम्प्लॉय है उसका स्टैमिना रीगेन होगा और वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएगा। ये हो गई मेरी चारों स्टडी, मेथड, मोशन, टाइम, फटीग। ठीक है, यहाँ पे पूरा चैप्टर भी हो जाता है मेरा समाप्त। कुछ एक क्वेश्चन अब मैं आपके सामने रख रही हूँ, इसको आप टाइम स्टैम्प लगाओगे। ठीक है, अच्छा एक और रहता है टॉपिक, वो मैं करवाती हूँ। इन क्वेश्चंस को आप टाइम स्टैम्प लगाओगे और टाइम स्टैम्प लगा के इन क्वेश्चंस को आप जो है मुझे आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको मैं खुद नहीं करवाती, आपसे इसलिए पूछती हूँ ताकि आपका दिमाग चल सके कि जो अभी अभी मैडम जी ने बताया है क्या वो तुम्हें समझ आया है ना? प्लस मैं केस स्टडी फॉर्म में डालती हूँ ताकि तुम्हें केस स्टडी भी सॉल्व करनी आ सके। ठीक है ना? तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। बस एक लास्ट टॉपिक ये रहता है कि टेलर एंड फ्योल में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये भी हम कर लेते हैं। टेलर एंड फ्योल के डिफरेंसेस भी कर लेते हैं। टेलर जो है बेटा वो क्या चाहते थे? वो क्या चाहते थे मेजरली कि जो हमारे लेबर है, जो फैक्ट्री में काम करती है, उनकी वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़े और वेस्टेज ना हो। फ्योल चाहते थे कि ऑफिस में जो मैनेजर्स हैं वो बेटर तरीके से मैनेजमेंट कर सकें। ये शॉप फ्लोर लेवल यानी कि फैक्ट्री लेवल पे होता था, लोएस्ट लेवल पे होता है। ये यूजुअली हायर लेवल पे भी हो सकता है, जनरल मैनेजमेंट लेवल पे भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होता है, मेजरली ऑफिस लेवल पे ये होता है। ठीक है, इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, इसको जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो मैं समझ आ रहा है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये ऑफिस में अप्लाई होता है, जहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, है ना? एक प्रॉपर मॉडर्न एनवायरनमेंट है जहाँ पे सेल होती है, जहाँ पे फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है ना? ग्रीवियंस रिड्रेसल का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है? बट ये होता है प्रोडक्शन में, फैक्ट्री में, इस चीज का यूज होता है, ठीक है ना? कि फटीग कब हो रही है, थकान कब हो रही है, कितने यूनिट बनाए, है ना? वो सब फैक्ट्री में है। तो टेलर जी ने फैक्ट्री वाला काम किया है, इन्होंने ऑफिस वाला काम किया है, ठीक है ना? अच्छा, इसमें क्या है कि वर्कर को 8 लोगों से मिलता है ऑर्डर, फंक्शनल फोरमैनशिप में, 4 प्लानिंग के, 4 एग्जीक्यूशन के। तो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं करा टेलर जी ने। फियोल ने बोला है कि भैया हमारा यूनिटी ऑफ कमांड तो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ये स्पेशलाइज्ड कंडीशन में बने हैं, जो स्पेशलाइज्ड कंडीशन फैक्ट्री के अंदर आपको मिलेगी वहीं पर ये अप्लाई होंगे। पर ये हर तरीके की कंडीशन में हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे टेलर जी, और ये एक मैनेजर थे, बेसिकली प्रैक्टिशनर थे, जिन्होंने ओवर द इयर्स खुद मैनेजमेंट कर करके ये प्रिंसिपल सीखे और बनाए। ठीक है, ये इनके डिफरेंसेस थे, सबसे बड़े मेन 2 डिफरेंसेस हैं कि ये फैक्ट्री लेवल वाले इन्होंने बताए हैं प्रिंसिपल्स टेक्निक्स, और इन्होंने ऑफिस लेवल वाले बताए हैं, और ये यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते थे, ये करते थे। मेजर ये बड़े 2 डिफरेंसेस हैं, बाकी आप अलग-अलग घुमा फिरा के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर हमारा होता है खत्म। तुम्हें डन लिखना है कमेंट सेक्शन में कि आपने पूरा लेक्चर मेरे साथ सुना है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल पे सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। हर जगह जाके हमें फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारा कंटेंट हम डालते हैं, हर जगह जाके फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।